नमस्कार। रिसर्च, अनुसंधान, ये शब्द सुनते ही कई बार लगता है कि ये कोई बहुत जटिल चीज है। हाँ, लगता तो है, पर असल में ये ज्ञान की खोज का, कुछ नया जानने का एक तरीका है, एक सफर है। बिल्कुल। और आज हम इसी सफर के जो पड़ाव हैं, जो महत्वपूर्ण चरण हैं, उन पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे आसान बनाया जाए। जी, और ये चर्चा खास तौर से यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करने वालों और सामाजिक विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है काफी उपयोगी रहेगी। हाँ, तो हमारा लक्ष्य है रिसर्च के इन 10 कदमों को समझना, सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका मतलब क्या है, वो क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। रिसर्च एक बहुत ही व्यवस्थित खोज है। इसमें हर कदम, मतलब हर स्टेप, बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? पहला कदम क्या है? पहला कदम है समस्या की पहचान करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले तो यही पता लगाना कि भाई खोजना क्या है, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठा लेना तो रिसर्च नहीं हुआ ना, उसको एक प्रॉब्लम की शक्ल देनी पड़ती है। बिल्कुल सही। हमें देखना होता है कि जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, क्या आज के समय में उसकी अहमियत है। और शायद ये भी कि उस पर पहले कितना काम हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। एकदम। यही आती है बात रिसर्च गैप की। मतलब मौजूदा ज्ञान में कहाँ कमी है, ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता या जिस पर और गहराई से काम करने की गुंजाइश है। अच्छा, और एक और चीज, क्या हम उस पर काम कर भी पाएंगे? मतलब फिजिबिलिटी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास समय है, साधन है, क्या हमें वो डेटा मिल पाएगा जो चाहिए। ये सब सोचना पड़ता है पहले ही कदम पर। और यहीं पर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, एसओपी आता है ना, जो अक्सर प्रपोजल या थीसिस के शुरू में लिखना होता है। ये क्या है ठीक ठीक? हाँ, एसओपी देखिए, ये सिर्फ प्रॉब्लम का नाम लिख देना नहीं है। ये एक तरह से आपकी पूरी रिसर्च का सार है, उसकी नींव है। ये बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और वो कौन सा गैप है जिसे आपका शोध भरने की कोशिश करेगा। इससे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। मान लीजिए हम ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा पर शोध कर रहे हैं। ठीक है। तो एसओपी कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा की जरूरत तो सब मान रहे हैं, ये हो गया संदर्भ। लेकिन वहाँ इंटरनेट स्पीड कम है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये एक बड़ी चुनौती है। ये हो गए सबूत। मान लीजिए सर्वे से पता चला। अब तक जो रिसर्च हुई है वो ज्यादातर फायदों पर हुई है या शहरी बच्चों पर हुई है, पर गांव के बच्चों की जो खास दिक्कतें हैं, जैसे डिजिटल स्किल की कमी या उनकी भाषा में कंटेंट न होना, उस पर कम ध्यान दिया गया है। ये हो गया गैप। अच्छा। तो इन दिक्कतों को समझना जरूरी है ताकि सही पॉलिसी बन सके। ये महत्व हो गया। इसीलिए हमारी ये स्टडी इन्हीं बाधाओं को और उनके क्या हल हो सकते हैं उनको समझने पे फोकस करेगी। ये उद्देश्य से जुड़ गया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। मतलब एसओपी लिखने के लिए पृष्ठभूमि, सबूत, गैप, महत्व और उद्देश्य, ये सब चीजों उसमें झलकनी चाहिए। जी हाँ, ये 5 बिंदु एसओपी को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, समस्या पहचानी, उसको अच्छे से लिख भी लिया। अब क्या सीधे डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दें? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। मतलब पहले ये तो देख लें कि इस विषय पर हमसे पहले किन लोगों ने क्या काम किया है। अच्छा, मतलब दूसरों के काम को पढ़ना? सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे आलोचनात्मक ढंग से देखना, क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट मतलब ये देखना कि उन्होंने क्या सवाल उठाए थे, क्या तरीके अपनाए थे, उनके क्या नतीजे निकले, कहाँ उनकी बात सही लगती है, कहाँ शायद कुछ कमी रह गई, क्या कोई ऐसा पहलू है जो उन्होंने छुआ ही नहीं। तो ये एक तरह से अपने रिसर्च गैप को और पक्का करने जैसा हुआ। बिल्कुल। लिटरेचर रिव्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारा सवाल वाकई नया है या नहीं, और हम मौजूदा ज्ञान में क्या नया जोड़ने वाले हैं। कई बार लोग बस लिस्ट बना देते हैं कि फला ने ये कहा, ढिमाके ने वो कहा। वो रिव्यू नहीं है। हाँ, वो तो समरी जैसा हो गया। सही। रिव्यू का मतलब है उन स्टडीज के बीच एक कनेक्शन बनाना, एक बहस खड़ी करना और फिर बताना कि आपकी स्टडी उस बहस में कहाँ फिट होती है। और ये जानकारी मिलती कहाँ से है? क्या गूगल कर लेना काफी है? गूगल एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, पर काफी नहीं। हमें अकादमिक डेटाबेसेस देखने होते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर, जेस्टो, भारत में शोधगंगा है थीसिस के लिए, फिर रिसर्च जर्नल्स, किताबें, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, सरकारी रिपोर्ट्स, ये सब देखने पड़ते हैं। रिजल्ट्स में से काम की चीजें छांटना, उन्हें पढ़ना, नोट्स बनाना
और फिर उसे अपने शब्दों में लिखना। लेकिन ये मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, समस्या पता है, ये भी पता है कि दूसरों ने क्या किया है। अब अपनी दिशा तय करनी है, मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रिसर्च से, उद्देश्य और परिकल्पना वाली बात। एकदम। तीसरा कदम है अनुसंधान उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाना। ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य बताते हैं कि आप इस रिसर्च से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे ग्रामीण छात्रों की डिजिटल शिक्षा में आने वाली मुख्य बाधाओं की पहचान करना। अच्छा। ये उद्देश्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब साफ साफ लिखें कि क्या करेंगे, उसे नापा जा सके, वो करना संभव हो, आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा हो और एक समय सीमा हो। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में तोड़ लेना अच्छा रहता है। और परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तरह का अंदाजा है या एक शिक्षित अनुमान, एजुकेटेड गेस। ये खासतौर पर क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां हम आंकड़ों से खेलते हैं, वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये दो या ज्यादा वेरिएबल्स, चरों के बीच संभावित संबंध के बारे में एक बयान होता है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे जिन छात्रों को अतिरिक्त ट्यूशन मिलती है, उनके परीक्षा के अंक उन छात्रों से बेहतर होते हैं जिन्हें ट्यूशन नहीं मिलती। ये एक टेस्ट करने लायक कथन है। क्या हर रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है, खासकर सोशल साइंस में जहां चीजें थोड़ी जटिल होती हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो हाँ जरूरी है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जहाँ हम गहराई से समझना चाहते हैं, अनुभवों को जानना चाहते हैं, वहाँ अक्सर रिसर्च क्वेश्चंस यानी शोध प्रश्न ज्यादा काम आते हैं। हाइपोथेसिस नहीं भी हो तो चलता है। ठीक है, और अगर हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है? पहली बात, ये टेस्टेबल होनी चाहिए, मतलब आप डेटा इकट्ठा करके जांच सकें कि ये सही है या गलत। दूसरी, ये आपके लिटरेचर रिव्यू या किसी थ्योरी पर आधारित होनी चाहिए, हवा में नहीं, और भाषा बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो। और इसके प्रकार भी होते हैं शायद, नल और ऑल्टरनेटिव? जी हाँ, मुख्य रूप से दो। नल हाइपोथेसिस H0 ये कहती है कि कोई संबंध या कोई असर नहीं है, जैसे ट्यूशन का अंकों पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। और दूसरी है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या HA, ये कहती है कि हाँ असर है या संबंध है, जैसे ट्यूशन से अंक बेहतर होते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि कोई असर नहीं है और फिर सबूत ढूंढते हैं कि असर है। बिल्कुल। रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस H0 को गलत साबित करने की कोशिश करना। अगर उसे पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो वो H0 को रिजेक्ट कर देता है और ऑल्टरनेटिव H1 को मान लेता है। वाह, उद्देश्य भी तय हो गए, हाइपोथेसिस अगर जरूरी है तो वो भी बन गई। अब लगता है पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाने का टाइम आ गया है, जिसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एकदम सही उपमा दी आपने। चौथा चरण है अनुसंधान रूपरेखा, रिसर्च डिजाइन। ये आपकी पूरी रिसर्च का ब्लूप्रिंट है। ये तय करता है कि आप अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढेंगे। तो इसमें क्या क्या तय होता है? इसमें कई बड़ी चीजें तय होती हैं। जैसे आपका अप्रोच क्या होगा, क्वालिटेटिव गुणों को समझना, क्वांटिटेटिव आंकड़ों से मापना, या मिक्स्ड मेथड्स दोनों का मिश्रण। आपकी रिसर्च का टाइप क्या होगा, क्या आप सिर्फ वर्णन डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, या कुछ नया एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं, या फिर कारण और प्रभाव एक्सप्लेनेटरी समझा रहे हैं। अच्छा। आप डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे, सर्वे से, इंटरव्यू से, या लोगों को बस ऑब्जर्व करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे? डेटा किन से लेंगे, मतलब सैम्पलिंग कैसे करेंगे, कितने लोगों से, इस पर हम आगे बात करेंगे शायद। हाँ बिल्कुल, ये भी डिजाइन का हिस्सा है। फिर कौन से वेरिएबल जरूरी हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल। और जब डेटा आ जाएगा तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे? हाँ, और ये रिसर्च एक ही बार में डेटा लेकर होगी, क्रॉस सेक्शनल या लंबे समय तक चलेगी, लॉन्गिट्यूडनल। ओहो, काफी कुछ सोचना पड़ता है इसमें तो। जी हाँ, और सबसे जरूरी एथिकल कंसिडरेशंस, मतलब जिनसे डेटा ले रहे हैं उनकी सहमति लेंगे, उनकी पहचान गुप्त रखेंगे। ये सब प्लान का हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छा डिजाइन ही आपकी रिसर्च को मजबूत बनाता है। आपने डिजाइन में सैम्पलिंग की बात की, तो जाहिर है पांचवा कदम यही होगा, नमूना चयन, सैम्पलिंग। पूरी आबादी से तो बात नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को चुनना पड़ता है। बिल्कुल। सैम्पलिंग मतलब पूरी पॉपुलेशन, जैसे भारत के सारे कॉलेज छात्र में से एक छोटा प्रतिनिधि समूह यानी सैंपल, जैसे 500 कॉलेज छात्र चुनना, जिनसे हम डेटा इकट्ठा करेंगे। प्रतिनिधि मतलब? रिप्रेजेंटेटिव। तीजे सैंपल से मिले, उन्हें हम पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर सकें, जनरलाइज कर सकें। तो ये सैंपल चुनने के तरीके क्या हैं?
मोटे तौर पर 2 तरह के तरीके हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें पॉपुलेशन के हर सदस्य के चुने जाने का एक ज्ञात, नोन और अक्सर बराबर मौका होता है। ये ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। इसके अंदर कौन कौन से तरीके आते हैं? इसमें है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे लॉटरी निकालना, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जिसमें पहले पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांटते हैं जैसे लड़के लड़कियां, और फिर हर ग्रुप से रैंडमली चुनते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, लिस्ट में से हर 10वें या 20वें सदस्य को चुनना। और क्लस्टर सैम्पलिंग जिसमें पहले ग्रुप्स जैसे शहर के अलग अलग मोहल्ले चुनते हैं और फिर उन चुने हुए ग्रुप्स के सभी सदस्यों को शामिल कर लेते हैं। अच्छा। और दूसरा तरीका, रिसर्चर अपनी सुविधा या जजमेंट के आधार पर सैंपल चुनता है। इसके उदाहरण? जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो लोग आसानी से मिल गए उन्हीं से डेटा ले लिया। पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, रिसर्चर अपने उद्देश्य के हिसाब से खास लोगों को चुनता है, जैसे अगर महिला उद्यमियों पर स्टडी है तो सिर्फ महिला उद्यमियों को ही चुनना। स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक व्यक्ति से पूछकर उसके जानकारों तक पहुंचना, ये छुपी हुई आबादी जैसे ड्रग यूजर्स के लिए काम आता है। और कोटा सैम्पलिंग, इसमें पहले तय कर लेते हैं कि हमें कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, किस उम्र के लोग चाहिए और फिर उसी हिसाब से लोगों को चुनते जाते हैं जब तक कोटा पूरा न हो जाए। तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या हमेशा प्रोबेबिलिटी वाला ही बेस्ट है? देखिए, अगर आप नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबसे अच्छी है, लेकिन कई बार ये महंगी होती है या संभव नहीं हो पाती, खासकर सोशल साइंस में। तब नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके इस्तेमाल होते हैं। जरूरी ये है कि आप जो भी तरीका अपनाएं उसकी सीमाओं को समझें और रिपोर्ट में बताएं। और सैंपल साइज, मतलब कितने लोग चुने? 100, 500, 1000, ये कैसे पता चलता है? सैंपल साइज कई चीजों पर निर्भर करता है। पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, आप अपने नतीजों पर कितना कॉन्फिडेंस चाहते हैं, जैसे 95% कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितनी गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ एरर, जैसे ±5% रख सकते हैं, पॉपुलेशन में विविधता कितनी है, इन सब के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले भी होते हैं। पर मूल बात यह है कि सैंपल इतना बड़ा जरूर हो कि वो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, सैंपल चुन लिया। अब वो घड़ी आ गई जब हम असल में जानकारी इकट्ठा करेंगे। छठा चरण, डेटा संग्रह। जी हाँ, अब प्लान को एक्शन में बदलने का समय है। डेटा 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह का? हाँ, एक होता है प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा है जो रिसर्चर खुद पहली बार इकट्ठा करता है अपने रिसर्च के उद्देश्य के लिए। जैसे सर्वे करवाना, लोगों के इंटरव्यू लेना, आमने सामने, फोन पर या ऑनलाइन, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना या फोकस ग्रुप डिस्कशन FGD करना, केस स्टडीज करना। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है सेकेंडरी डेटा। ये वो डेटा है जो पहले से ही मौजूद है, जिसे किसी और ने किसी और मकसद से इकट्ठा किया था, लेकिन हम उसे अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये किताबों में मिल सकता है, पुराने रिसर्च पेपर्स में, सरकारी रिपोर्ट्स में जैसे जनगणना का डेटा, कंपनी की वेबसाइट्स पर, अखबारों मैगजीन्स में, ऑनलाइन डेटाबेस में। तो कौन सा बेहतर है? क्या हमेशा अपना डेटा इकट्ठा करना ही अच्छा है? ये आपकी रिसर्च के सवाल पर निर्भर करता है। प्राइमरी डेटा बिल्कुल आपके मतलब का होता है, लेकिन उसे इकट्ठा करने में समय, पैसा और मेहनत ज्यादा लगती है। सेकेंडरी डेटा सस्ता और जल्दी मिल जाता है, पर हो सकता है वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आपको चाहिए या उसकी क्वालिटी पर आपको शक हो। कई बार दोनों का मिलाजुला इस्तेमाल सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से डेटा आ गया। अब हमारे पास शायद बहुत सारी जानकारी है, नंबर्स, टेक्स्ट, इंटरव्यू की बातें। अब इसका क्या करें? 7वां चरण, डेटा एनालिसिस। ये तो काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, 7वां चरण डेटा एनालिसिस है। टेक्निकल लग सकता है, पर यहीं से कहानी निकल कर आती है। डेटा चाहे जैसा भी हो, एनालिसिस से पहले उसे तैयार करना पड़ता है। तैयार करना मतलब डेटा प्रिपरेशन। इसमें डेटा को चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं, डेटा क्लीनिंग। फिर उसे कोड्स देने पड़ते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, कोडिंग, खासकर क्वांटिटेटिव डेटा में। फिर उसे टेबल्स वगैरह में अरेंज करना होता है, टैब्यूलेशन। ओके, और फिर एनालिसिस। हाँ, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स वाला, तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज निकालना, ग्राफ बनाना। ये डेटा का एक मोटा मोटा हाल बताते हैं।
फिर आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन। इनसे आप सैंपल के आधार पर पूरे पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं या हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। इसके लिए SPSS, R, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर बहुत काम आते हैं। और अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, जैसे इंटरव्यू की बातें, तो उसके लिए अलग तकनीकें हैं, जैसे थीमेटिक एनालिसिस, जिसमें आप टेक्स्ट में बार बार आने वाले थीम्स या पैटर्न ढूंढते हैं, या कंटेंट एनालिसिस, जिसमें आप देखते हैं कि कौन से शब्द या कॉन्सेप्ट कितनी बार आए हैं। इसमें रिसर्चर की समझ और व्याख्या ज्यादा मायने रखती है। तो एनालिसिस सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, बल्कि डेटा में छुपे मतलब को बाहर निकालना है। बिल्कुल। एनालिसिस का मकसद डेटा को सार्थक जानकारी में बदलना है, ताकि हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। ठीक है, एनालिसिस हो गया, कुछ पैटर्न, कुछ नंबर्स, कुछ थीम्स निकल आए, पर इनका मतलब क्या है, ये क्या बता रहे हैं? 8वां चरण, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, इसी के बारे में है। एकदम। विश्लेषण हमें बताता है क्या, व्हाट। व्याख्या हमें बताती है क्यों, व्हाई, और तो क्या, सो व्हाट। ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ नतीजे नहीं बताते, बल्कि उनका अर्थ समझाते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि 60% लोग सहमत थे, बल्कि ये बताना कि 60% का क्या मतलब है। हाँ, हम नतीजों को अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव से जोड़ते हैं। क्या हमारे उद्देश्य पूरे हुए, हमारी हाइपोथेसिस सही साबित हुई या गलत? हम नतीजों को लिटरेचर रिव्यू से जोड़ते हैं। क्या हमारे नतीजे दूसरों के काम से मेल खाते हैं या उनसे अलग हैं, और अगर अलग है तो क्यों? इसमें पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान भी शामिल है। बिल्कुल। क्या कोई खास पैटर्न दिख रहा है, कोई रुझान उभर रहा है? जैसे डेटा दिखाता है कि युवा वर्ग में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ रहा है, ये ट्रेंड हो गया। या हमने पाया कि छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा संतुष्ट हैं, ये पैटर्न हो गया। और इसके निहितार्थ भी बताने होते हैं, मतलब इसका असर क्या होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे नतीजों का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या इनसे कोई पॉलिसी बदलनी चाहिए? क्या इनसे समाज या किसी खास ग्रुप को कोई फायदा हो सकता है? और यहीं पर हमें अपनी रिसर्च की सीमाएं भी बतानी होती हैं। सीमाएं जैसे हो सकता है हमारा सैंपल साइज छोटा था, या हमने सिर्फ एक ही शहर में स्टडी की, तो नतीजे शायद हर जगह लागू ना हो। या हो सकता है डेटा कलेक्शन के तरीके में कोई कमी रह गई हो। ये ईमानदारी बहुत जरूरी है। अब हम सफर के लगभग आखिरी में पहुंच रहे हैं। 9वां चरण है निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये इंटरप्रिटेशन से कैसे अलग है? इंटरप्रिटेशन में तो हमने मतलब समझा दिया। हाँ, देखिए, इंटरप्रिटेशन में हम नतीजों को खोलकर समझाते हैं, उनकी बारीकियों में जाते हैं। निष्कर्ष एक तरह से पूरी कहानी का सार है, निचोड़ है। अच्छा, मतलब सब कुछ समेटना। जी। निष्कर्ष में हम अपनी मुख्य फाइंडिंग्स को संक्षेप में फिर से बताते हैं। हम सीधे सीधे अपने रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स का जवाब देते हैं। हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च ने मौजूदा ज्ञान में क्या नया जोड़ा है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट, फोकस्ड और एनालिसिस पर आधारित होना चाहिए। इसमें कोई नई बात या नया डेटा नहीं आना चाहिए। और अब मंजिल, 10वां और आखिरी पड़ाव। इतनी सारी मेहनत खोजबीन के बाद उसे दुनिया के सामने रखना, प्रतिवेदन लेखन, प्रस्तुति। हाँ जी, ये अंतिम चरण है, लेकिन शायद सबसे जरूरी में से एक। क्योंकि आपने कितनी भी अच्छी रिसर्च की हो, अगर आप उसे सही ढंग से दूसरों तक पहुंचा नहीं पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। बात तो सही है। तो एक अच्छी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, संरचना, स्ट्रक्चर। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। आमतौर पर होता है टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, सार, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, आपने क्या और कैसे किया, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, और सबसे अंत में रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी। दूसरा, स्पष्टता और संक्षिप्तता, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। भाषा सरल हो, सीधी हो। टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन्हें समझाएं, बेवजह की लंबी चौड़ी बातें न हो। विजुअल्स का भी रोल होता होगा, चार्ट्स, ग्राफ्स। बिल्कुल, जहां जरूरत हो डेटा को समझाने के लिए चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बात आसानी से समझ आती है। और सबसे जरूरी शायद एथिक्स, रेफरेंसिंग। हाँ, ये बेहद जरूरी है। आपने जहां से भी जानकारी ली है, जो भी लिटरेचर पढ़ा है, उसे सही तरीके से साइट करना और रेफरेंस लिस्ट देना अनिवार्य है। किसी और के काम को अपना बताकर लिखना या प्रस्तुत करना, यानी साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म, एक बहुत गंभीर अकादमिक अपराध है।
हाँ, इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल। इससे हर हाल में बचना चाहिए। ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है और आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकता है। तो ये थे रिसर्च के वो 10 कदम। प्रॉब्लम पहचानने से लेकर रिपोर्ट लिखने तक वाकई एक पूरा सफर है ये। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलते। कई बार हमें किसी कदम पर जाकर लगता है कि पीछे जाकर कुछ ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस भी हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में रिसर्च सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये उस जानकारी से एक गहरी समझ बनाना है, नए कनेक्शंस देखना है और शायद नए सवाल पूछना है। बहुत खूब कहा आपने कि हर रिसर्च का अंत शायद एक नए सवाल की शुरुआत होता है। हाँ, शायद यही रिसर्च की खूबसूरती है। तो सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आपके मन में वो अगला कौन सा सवाल है जो आपको लगता है कि खोजा जाना चाहिए? ये उम्मीद है कि जिन्होंने ये सुना, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें काफी मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। आपके कोई सवाल हो, कोई अनुभव हो रिसर्च से जुड़ा या कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।